आईटी चैनल पर सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम अध्ययन कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने लास्ट वीडियो में जो अध्ययन कर रहे थे वो था एचसीआर की संरचना पढ़ ली थी। आज उसकी कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे, कैसे वो कार्य करता है। तो एचसीआर देखो, एचसीआर क्या था अभी? एचसीआर एक रेक्टिफिकेशन युक्ति होती है। क्या करती है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट युक्ति होती है। इसका बहुत हर इक्विपमेंट में यूज किया जाता है। इसके अंदर 4 लेयर थी, पी, एन, पी और एन। तो ये 1-1, ये 2-2, ये आपका एनोड, ये कैथोड और ये गेट। अब देखिए कि इसकी जो हमने पढ़ा था कि अगर इसमें क्या है कि अगर एनोड को धनात्मक कैथोड के सापेक्ष यदि धनावेशित कर दिया जाए तो इसमें फिर भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये हमने पढ़ा था। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? गेट होता है। गेट में जब तक करंट फ्लो नहीं होगी, या क्यों नहीं फ्लो होती? क्योंकि इसका जो रिवर्स बायस में इसका जो जंक्शन होता है वो उसका बैरियर टूट नहीं पाता। देखो कैसे नहीं टूट पाता कि मैं इसको सप्लाई से जोड़ देता हूं, और अभी मैंने क्या बोला कि कैथोड के सापेक्ष एनोड को क्या कर दूं? मैं धनावेशित कर दूं। तो ये एनोड को पॉजिटिव के साथ और कैथोड को किसके साथ? माइनस का। मतलब पी को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एन को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया। तो इसमें क्या होगा? जंक्शन बनते हैं। इसको J1, J2 और J3, ये 3 जंक्शन थे। तो जो तीनों जंक्शन थे, मैंने बोला था कि अगर एनोड को कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव कर दिया जाए, मतलब बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाए, तो इसमें जो 3 जंक्शन होंगे उनमें 2 जंक्शन J1 और J3 वो तो कौन सी वाइस में काम करेंगे? फॉरवर्ड वाइस में। और जो J2 है वो उसकी क्या करेगा? विपरीत काम करेगा। मतलब कौन से वाइस में काम करेगा? रिवर्स बायस में काम करेगा। और रिवर्स बायस में काम करेगा तो इसमें क्या होगा? भी जो आपका अक्षय पर्दा मोटी हो जाएगी, मतलब उसके अंदर रिवर्स बायस में बैरियर इसका टूटेगा नहीं, धारा का फ्लो नहीं होगा। और जब तक इसके अंदर रिवर्स बायस में धारा का फ्लो नहीं होगा तब तक ये एचसीआर आपका ऑन पोजीशन में नहीं आएगा, मतलब टर्न ऑन नहीं होगा। यदि मैं इसको क्या कर दूं? विपरीत कर दूं, मतलब इसको एनोड क्या कर दूं? कैथोड के सापेक्ष नेगेटिव बना देता हूं। तो क्या हो जाएगा? कि जो आपके J1 और J3 थे वो फॉरवर्ड थे, अब किस में काम करेंगे? रिवर्स बायस में काम करेंगे। लेकिन जो आपका J2 है वो कौन से बायस में काम करेगा? फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें टर्न ऑन नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि J1 और J2 किसकी तरह काम करने लगे? रिवर्स बायस में। तो आपको अब देखो, फिर इतना पढ़िए। अब मतलब इसके अंदर धारा प्रवाह होगा कैसे? तो देखिए आगे चलते हैं। इसमें ये इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये रिवर्स वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड धारा है और ये रिवर्स धारा है। तो देखो मैंने अभी बताया था आपको कि जब आपका जो J1 और J3 है वो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा और J2 है वो रिवर्स बायस में काम करेगा, तो एक कम मान की धारा जरूर चलती है। थोड़ी कम मान की धारा चलती है, उसे बोला जाता है लीकेज करंट। ठीक है ना? लेकिन अगर आपको जब तक मतलब उसका बैरियर J2 का बैरियर टूटेगा नहीं तब तक इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन हल्की मात्रा में करंट चलती रहती है, उसे लीकेज करंट के नाम से जाना है। तो देखिए अब हम, ये आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये रिवर्स वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड धारा और ये रिवर्स धारा। एक बात और देख लो कि जितनी मैंने आपको बताया था कि जो अक्षय परत कितनी बताई थी आपको एचसीआर में? 4। लेकिन अगर आप अक्षय परत पूछ ले, परत की बात नहीं कर रहा, अक्षय परत की बात कर रहा हूं। यदि आपको अक्षय परत की बात पूछ ले तो अक्षय परत कितनी होती है एचसीआर के अंदर? 3। अक्षय परत कितनी होगी? 3 होगी। और जंक्शन कितने होंगे? 3 होंगे। और परत कितनी होगी? 4 होगी। टर्मिनल कितने? 3 है।
अब देखिए जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाता जाता हूं, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाता जाता हूं, इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। लेकिन हां, यदि एक वोल्टेज ऐसी आई जिसके ऊपर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या हो जाएगा, एससीआर का क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उस ब्रेक डाउन को किस नाम से जाना जाता है, एवलांच से ब्रेक डाउन के नाम से। मतलब प्रारंभ में मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज को बढ़ाता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ, और इसका क्या हो जाता है, जैसे जैसे एक ऐसी वोल्टेज आएगी, वो निर्धारित वोल्टेज नहीं होती, वो वोल्टेज जिसके ऊपर रिवर्स वाइस में जो J2 जंक्शन था उसका बैरियर क्या हो चुका है, टूट चुका है, उस वोल्टेज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और उस जब वो बैरियर टूट जाएगा J2 जंक्शन का, क्योंकि J1 और J3 तो आपको फॉरवर्ड में थे ही, लेकिन ये वोल्टेज बढ़ा देता हूं, जब J2 का क्या हो जाएगा, जंक्शन टूट जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, एक धारा का प्रवाह फ्लो हो जाएगा। और धारा का फ्लो निरंतर क्या होता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। अब ये देखो, ये क्या है कि देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में मैंने क्या करता गया, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, वोल्टेज का मान बढ़ाता गया, और एक ऐसी वोल्टेज आई जिसके ऊपर ब्रेक डाउन हो जाता है J2 का रिवर्स वाइज में, और उसके अंदर वोल्टेज धारा चलने क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए रिवर्स में चले, थोड़ा सा विपरीत चले, इसको मैं रोटेट से बता देता हूं। ये क्या है, इसमें धारा का प्रवाह प्रारंभ हो गया, लेकिन अब क्या हो जाता है, जब धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यदि मैं वोल्टेज उसके बाद में अगर मैं वोल्टेज का मान कुछ कम कर दूं, तो भी आपका जो एससीआर है वो काम करता रहेगा, बंद नहीं होगा। यदि कुछ वोल्टेज का मान करता हूं, तो कम करता हूं, तो भी क्या होता रहेगा, आपका जो एससीआर है काम करता रहेगा। ये वो वोल्टेज है, मैंने क्या कर दी, कुछ वोल्टेज क्या कर दी, कम कर दी, लेकिन फिर भी आपको जो एससीआर है वो काम करता रहेगा। यहां पे काम करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन कुछ वोल्टेज मैंने कम कर दी, फिर भी आपका एससीआर है वो काम करता रहेगा, धारा का निरंतर प्रवाह करता रहेगा। और फिर क्या होगा, निरंतर प्रवाह मतलब धारा है वो क्या करता रहेगा, निरंतर फ्लो उसमें होती रहेगी, जब उसका J2 का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे, याद रखना है आपको, ये सेम, ये जो रिवर्स वाइसर है वो तो सेम आपका जो डायोड था, पीएन डायोड था, उसकी तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो फॉरवर्ड वाइस में जो है वो वोल्टेज उसमें थोड़ा सा चेंज है कि जैसे जैसे देखो उसमें तो हम 0.7 और 0.3 वोल्ट ब्रेकडाउन हो जाता था, लेकिन इसमें ना 0.3 पे होता है ना 0.4 पे होता है। इसमें जो वोल्टेज का माना जाता है, अनुमानित माना जाता है, वो माना जाता है 1.4 वोल्ट, ठीक है ना। कितनी है, 1.4 वोल्ट। मतलब वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, कोई निश्चित नहीं है, 1.3 भी हो जाती है, 1.5 भी हो जाते हैं, तो 1.3 या 5 वोल्ट के आसपास इसमें क्या हो जाता है, अभी धारा का प्रारंभ हो जाता है, मतलब J2 का ब्रेकडाउन हो जाता है और उसमें धारा का फ्लो प्रारंभ होता है। यदि उसके बाद में वोल्टेज का मान कुछ कम कर दे, तो भी इसकी एससीआर है वो ऑफ नहीं होगा, उसमें से धारा का प्रवाह निरंतर होता रहेगा। ये इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। और ये सेम जेनरेटर उसकी तरह कार्य करता है, इसमें एक निश्चित वोल्टेज है, उसके बाद में क्या हो गया, ब्रेकडाउन, ये रिवर्स वोल्टेज है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको, अब देखो इसको अलग अलग पॉइंटों को समझते हैं, ठीक है ना। कई बार पूछ लिया जाता है कि होल्डिंग करंट क्या होता है और लैचिंग करंट क्या होता है, तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखो ये ए है, बी है, ये इसको सी इंडिकेट कर देते हैं, इस पॉइंट को डी, इसको मैं ई बोल देता हूं, और इसको एफ, ठीक है, हो गया ए बी सी डी ई और एफ। और फिर आ जाते हैं रिवर्स में, रिवर्स में आप आ जाओ, इसको कर देते हैं एफ, सॉरी एफ तो आ गया था ना, जी, और ये है एच और जी एच, और ये हो गया आपकी आई, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि जो ए है
ए क्या होता है? ए देखो ये ए को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ये जो चल रही है ए है, ए को क्या बोलते हैं? जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है वो कहलाता है। मतलब ऐसा मोड, इसको मैं बोल देता हूं, देखो यहां पे ऊपर लिख देता हूं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। कौन सा मोड? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। मतलब ऐसी अवस्था जिसमें धारा का प्रवाह क्या नहीं हो पाता, अभी प्रारंभ नहीं हो पाता, उसे किस नाम से जाना जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के नाम से जाना जाएगा। मतलब आपके एग्जाम में आ जाएगा कि एक एससीआर है और एससीआर की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होती है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कौन सी होती है? देखो ये जो ए है, ए को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के नाम से जाना जाएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कौन सी होगी? ऐसी अवस्था एससीआर की जिसमें उसमें से धारा का फ्लो या धारा का प्रवाह प्रारंभ नहीं हो पाता, कौन सा मोड कहलाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहलाएगा। करेक्ट। उसके बाद में अगर मैं इसको लिख देता हूं, मैं आपको नोट्स बनाना इजी होगा। ऐसा मोड, ऐसी अवस्था जिसमें एससीआर में से धारा प्रारंभ नहीं हो पाता। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं बी के ऊपर। बी को बनाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। किस नाम से जाना जाता है? देखो इसको फॉरवर्डिंग क्यों बोला गया? क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला गया? फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। मतलब ऐसी वोल्टेज जिसके ऊपर क्या हो जाए भी, धारा का फ्लो या धारा का जो धारा है वो चलनी प्रारंभ हो जाए, वो कौन सा कहलाएगा? फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज चलेगी। देखो ये जो बी पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस बी पॉइंट पर जैसे आता ही कौन सा, हाँ एक बात और देखो, एक बार बता रहा था, जो बी पॉइंट पर आएगा तो इसमें जो ब्रेक डाउन होगा कौन सा होगा? अभी एवलांच से ब्रेक डाउन होगा। हमने जो ब्रेक डाउन पढ़े दो पढ़े थे, एक तो जनरल पढ़ा था और एक एवलांच पढ़ा था। जनरल कौन सा था? जिसके अंदर जो वोल्टेज का मान निर्धारित हो, वो तो जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज था। और जो एवलांच से ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसमें वोल्टेज का वो है निर्धारण नहीं होता कि कितने पे वोल्ट्स का अंदर धारा चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको इतना और याद रखना है कि एससीआर में कौन सा ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है? एवलांच से ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो वो बी पॉइंट है। अब जैसे बी पॉइंट पर आएंगे तो इसमें से मैंने बोला था धारा चलनी प्रारंभ हो जाती है। तो देखो ये धारा चलनी प्रारंभ हो गई, तो उस मोड को किस नाम से जाना जाएगा? फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में तो आगे आते हैं सी। सी है, उसको जाना जाता है होल्डिंग करंट। ये तो आपने एग्जाम में देखा होगा, कई बार पूछा जाता है। होल्डिंग करंट क्या होता है? तो देखो होल्डिंग करंट क्या होता है। अब मैंने क्या बताया कि देखो जैसे अपन ने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज का मान कुछ कम किया, वोल्टेज का मान कम किया, लेकिन फिर भी इसमें धारा क्या हो रहा था? अभी फ्लो हो रहा था। तो होल्डिंग जो करंट है उसको किस नाम से जाना जाएगा? ऐसा करंट, वह न्यूनतम करंट जिसमें एससीआर के अंदर से क्या फ्लो हो जाए भी, करंट, मतलब वो ऑन हो जाए और उसमें से करंट क्या हो जाए भी, चलना प्रारंभ हो जाए। ऐसा न्यूनतम मान जो एससीआर क्या हो जाए भी, ऑन हो जाए, वह न्यूनतम करंट, मतलब एससीआर में से करंट का न्यूनतम मान जिसमें से एससीआर क्या हो जाए, ऑन हो जाए और उसको वो काम करना क्या हो जाए भी, प्रारंभ हो जाए। लेकिन अगर वोल्टेज का मान और ज्यादा कम कर दें तो वो बंद हो जाएगा अभी काम करना, ठीक है ना। कुछ कम करनी है, ये नहीं कि मतलब
तो मैं उस मैक्सिमम मतलब उस पॉइंट की बात कर रहा हूं जिस वह न्यूनतम मान, करंट का कौन सा मान है, ये वह न्यूनतम मान है जिसके ऊपर आपका क्या काम कर रहा है, एससीआर कार्य कर रहा है या एससीआर ऑन है, टर्न ऑन की स्थिति में। ठीक है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं, वह अवस्था एससीआर की, वह अवस्था जिसमें वह एससीआर को ऑन रखने के लिए न्यूनतम करंट को किस नाम से जाना जाता है, न्यूनतम करंट या न्यूनतम धारा को होल्डिंग धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये बात याद होगी। कौन सा है, ये सी पॉइंट है। ठीक है ना, ये यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट है ये कौन सी है, वह न्यूनतम धारा जिसके ऊपर क्या हो जाता है, एससीआर आपका होना जाता है। अब आ जाते हैं देखो डी के ऊपर। डी क्या है, लैचिंग करंट। कौन सी करंट है, लैचिंग करंट। देखिए लैचिंग करंट। अब देखिए लैचिंग करंट कौन सी होती है, लैचिंग करंट वह करंट होती है जिसके ऊपर आपका एससीआर है वो इजिली वर्क करता रहता है, जिसमें जो धारा आसानी से प्रवाहित होती रहती है। मतलब जो लैचिंग करंट का अगर आपको पूछे लैचिंग करंट कौन सी होती है, लैचिंग करंट जो होल्डिंग करंट है उससे अधिक करंट होती है, मतलब उससे लगभग इकाई अधिक होती है। ठीक है ना, उसका मान कितना होता है, लैचिंग करंट का मान होता है, मतलब जो होल्डिंग करंट है उससे इकाई अधिक। तो ये तो होल्डिंग तो करंट वो होती है जो न्यूनतम करंट थी जिसके ऊपर एससीआर काम करना प्रारंभ करता है, और लैचिंग करंट वो करंट है जिसमें एससीआर आसानी से कार्य करता, मतलब आराम से काम करता रहता है। लेकिन इस करंट का मान क्या होता है, होल्डिंग करंट से आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना, यदि इसमें क्या होता है, यदि इसमें वोल्टेज का मान कम करते हैं, यदि जो Z2 है वो रिवर्स, मतलब उसकी जो ब्रेक डाउन हो रखी होती है वो वापस उस अवस्था में नहीं आ पाता, इसमें आपको इतना याद रखना। ठीक है, फिर देखो, फिर डी के बाद में ई। ई तो वह वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज है जिसपे आसानी से क्या करता रहता है, आपका जो आपका एससीआर है वो क्या करता रहता है, इजिली रूप से कार्य करता रहता है। तो इसे बोला जाता है निरंतर वोल्टेज प्रवाह। अब देखो यहां पे क्या हो रहा था, धारा प्रवाह हो रही थी, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, निरंतर वोल्टेज प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ये जो ई पॉइंट है। अब देखो हम बात करते हैं एफ पॉइंट की। जो एफ पॉइंट है वो क्या होता है, वो होता है ये आपका एफ है। तो देखो एफ क्या है, ये कौन सा है कि फॉरवर्डिंग वोल्टेज का मान है। अब देखो फॉरवर्डिंग वोल्टेज का मान कौन सा होता है एससीआर में, वो होता है 1.4 वोल्ट। ठीक है ना, फॉरवर्ड वोल्टेज। तो फॉरवर्ड वोल्टेज का मान कितना होता है, एक एससीआर के अंदर मैंने अभी बताया था वो लगभग 1.3 से 1.5 के मध्य होता है, लेकिन हमें 1.4 लिखते हैं। मतलब वह फ्लो जिसके अंदर आपका क्या हो जाता है, धारा का प्रारंभ हो जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, फॉरवर्ड वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। और उस वोल्टेज का मान कितना होता है, 1.4 होता है। वो कौन सा होता है, यहां से लेके ये पॉइंट जो एफ पॉइंट है ये लिखा है मैंने, ये पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं रिवर्स वाइज में। ये कंप्लीट हो गए ना, ए बी सी डी ई और एफ। तो आपको याद रखने हैं ए और ये ए सभी पॉइंट। और अब चलते हैं रिवर्स वाइज में। अब रिवर्स वाइज में देखिए ये पॉइंट है पहले, तो ये तो डायोड की तरह ही है। डायोड में जो रिवर्स वोल्टेज का मान, रिवर्स ब्रेकडाउन धारा का मान कितना था अभी, इसे बोला जाता है
ये कौन सा जी, रिवर्स एवरेज करंट। तो रिवर्स एवरेज जो करंट होती है वो कितनी होती है, अभी माइक्रो एम्पियर में होती है। तो ये कितनी होती है, माइक्रो एम्पियर। सेम है डायोड की तरह, तो रिवर्स में जो जो आपकी धारा मान होता है, न्यूनतम जो धारा मान होता है किसमें होता है, माइक्रो एम्पियर में। अब देखिए अब है एच। एच क्या है, एच है आपका जो रिवर्स में जो एवरेजिंग जो करंट फ्लो हो रही है, रिवर्स में जो करंट फ्लो मतलब वह करंट जिसके ऊपर, देखो ये इसकी बात है यहाँ पे, देखो ये जो बी पॉइंट आया था, वो बी पॉइंट कब आया था, जब आपकी Z2 का क्या हो गया था, ब्रेक डाउन हो गया था। लेकिन यहाँ पे तो किसकी बात कर रहे थे, वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो वह वोल्टेज, जिस वोल्टेज ब्रेक डाउन हो गया था, तो उस वोल्टेज कारण क्या चली थी, धारा चली थी। तो उस धारा किस से प्रदर्शित करते हैं, जो आपकी रिवर्स जो करंट, फॉरवर्डिंग जो करंट होती है, इसे जाना जाता है रिवर्स एवरेज ब्रेक ओवर वोल्टेज, ब्रेक ओवर करंट, सॉरी ब्रेक ओवर, ठीक है ना। तो वह करंट जिसके अंदर क्या पूरा होता है, धारा का नियंत्रण पूरा होता रहता है, या जिसके ऊपर Z2 का जनसंख्या जो टूटता है, उस धारा को किस नाम से जाना जाता है, रिवर्स जो एवरेज ब्रेक ओवर करंट के नाम से जाना, ठीक है ना। और ये जो I है वो है रिवर्स ब्रेकिंग मोड, किस नाम से जाना जाता है, रिवर्स ब्रेकिंग मोड के नाम से। तो ये कितने मोड हो गए भी अपने, कितनी अवस्थाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ये अवस्थाएं आपको हमेशा याद रखनी है। SCR के अंदर पूछ लेता है कई बार कि आपको डायग्राम तो नहीं देगा, शायद डायग्राम भी देते क्या पता है, तो उसमें पूछ लेगा भी वह न्यूनतम धारा जिसके अंदर SCR के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, उसके नाम से जाना जाता है ब्रेकिंग, आपको फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड के नाम से जाना जाता है। बी कौन सी होती है, वह मतलब फॉरवर्ड ब्रेकिंग वोल्टेज, जिसके ऊपर आपका धारा क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और ये अपने में डॉटेड दिखाया, ये क्या है, मतलब वोल्टेज का मान कम करने के बाद SCR क्या करता रहता है, निरंतर धारा का फ्लो करता रहता है। और C पॉइंट वह करंट है जो होल्डिंग करंट है, वह न्यूनतम करंट जो एक SCR को ऑन अवस्था में रहता है। और जो D है वह D को लेचिंग करंट के नाम से जाना जाता है, वह करंट जो क्या होता है, एक SCR मतलब कार्य करता रहता है। और इसके अंदर जो Z2 है आपका रिवर्स जो ब्रेकडाउन में रिवर्स वॉइस में काम कर रहा था, उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता और आसानी से वो आपका काम करता रहता है। लेकिन इसका मान है लेचिंग करंट का मान है वो होल्डिंग करंट से कितना होता है, अधिक होता है, मान लो इकाई के आसपास अधिक होता है। उसके बाद में आप आ जाइए, डी हो गया। ई वह वोल्टेज जिसके अंदर निरंतर वोल्टेज का प्रवाह होता है, उसको ई के नाम से जाना जाता है। और ये एफ है, एफ होता है फॉरवर्ड वोल्टेज का मान है, फॉरवर्ड वोल्टेज का मान कितना होता है, 1.4 होता है। और रिवर्स वाइस के अंदर ये रिवर्स एवरेज वोल्टेज है, माइक्रो एम्पीयर में होती है। और ये रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज है, ब्रेक ओवर करंट है, उसको किस नाम से जाना जाता है, एच के नाम से। ठीक है भाई, ये इतना था, ये आप याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये कार्य प्रणाली है, आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, सब ये नाम आपको याद रखने मिलते हैं। जैसे आपको इतना समझना है कौन सी ब्रेकिंग वोल्टेज है, कौन सी फॉरवर्ड वोल्टेज होती है, कौन सी रिवर्स ब्रेकिंग और वोल्टेज होती है। अब देखिए इसका प्रयोग, एक दो अवस्थाएं और देख लेते हैं कि एक SCR है, SCR की दो अवस्था होती है। एक को तो बोलते हैं ट्रिगरिंग, वो एक होती है कम्युनिटी। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, ट्रिगरिंग और कम्युनिकेशन, TI।
ठीक है, कम्बिनेशन, कौन सी भी कम्बिनेशन। अब देखिए बस आपको इतना याद रखना है कि ये दो अवस्था होती है। ट्रिगरिंग को किस नाम से जाना जाता है? ऑन से। ट्रिगरिंग की जो अवस्था होती है कौन सी अवस्था होती है? ऑन होती है। और कम्बिनेशन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? बंद, मतलब ऑफ। ट्रिगरिंग में जो आपको एससीआर ऑन अवस्था में रहेगा, मतलब उसमें से धारा फ्लो होगी। और कम्बिनेशन में क्या होगा, जो एससीआर होगा वो आपको बंद स्विच की तरह काम करेगा, उसमें से धारा फ्लो नहीं होगी। तो इसका मतलब जो इसके मेथड है ट्रिगरिंग कराने के लिए किन किन मेथड की जरूरत पड़ती है वो मेथड पढ़ेंगे। तो आगे मेथड है, तो जो मेथड है कौन कौन से मेथड है देखो। पहला जो मेथड है ट्रिगरिंग कराने के लिए, मतलब एससीआर को ऑन अवस्था में लाने के लिए, वो है आपका हीट। मतलब ऊष्मा को बढ़ाकर आप क्या कर सकते हो? ट्रिगरिंग। एक एससीआर ट्रिगरिंग वह अवस्था होती है जिस अवस्था में जो एससीआर आपका कौन सी अवस्था में आ जाए? टर्न ऑन अवस्था में आ जाए, उसको ट्रिगरिंग के नाम से जाना है ना। तो एक हीट, मतलब हीट से क्या कर सकते हो आप? ट्रिगरिंग करा सकते हो। तो हीट से क्या होता है? हीट से उसको नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। जो आपका एससीआर है वो क्या हो सकता है? अभी वो नष्ट हो सकता है, इसलिए हीट का है वो प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा है लाइट। लाइट से क्या आप क्या कर सकते हो? ट्रिगरिंग करा सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरी अवस्था है गेट। अब देखिए गेट है वो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, सर्वाधिक उपयोग में आने वाली, सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। ये तीन आपको याद रखनी है मेथड, हीट, लाइटिंग और गेट। गेट इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके कम्युनिकेशन को बंद करने के जो है वो दो है, एक तो लोड को कंट्रोल करके, ठीक है, और एक है लाइन को कंट्रोल करके। मतलब आप सर्किट को बंद कैसे कर सकते हो? एससीआर को बंद कैसे कर सकते हो? लोड में जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। वैसे देखो एक एससीआर होती है वो कौन सी कंट्रोल युक्ति होती है? धारा कंट्रोल युक्ति होती है। कौन सी कंट्रोल युक्ति होती है? करंट कंट्रोल युक्ति होती है केवल। और जो एससीआर होती है वो कौन सी? एक दिशा युक्ति होती है, एक दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है। तो एक तो मतलब जो लोड में जो करंट फ्लो हो रही है उसको कंट्रोल करके आप एससीआर को बंद कर सकते हो। लाइन है उसको कंट्रोल करके बंद कर सकते हो। एक इसमें एक और होती है जो होती है वोल्टेज को बढ़ाकर, वोल्टेज को इंक्रीज करके, ठीक है। इसकी चार अवस्था है, इसकी दो अवस्था है बंद करने की, लोड और लाइन से। और इसकी क्या है? हीट से ट्रिगरिंग करा सकते हैं, लाइट से ट्रिगरिंग करा सकते हैं, लेकिन हीट से करते नहीं है। जैसे नेक्स्ट हो सकता है आपका गेट है और वोल्टेज को बढ़ाकर। ये ट्रिगरिंग की चार अवस्था है, कम्युनिकेशन की दो अवस्था है, लोड और लाइन। अब पढ़ते हैं इसका उपयोग। तो देखो एससीआर का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है और एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सर्वाधिक उपयोग में होने वाली युक्ति है, डिवाइस है। अब देखिए एक बात और पूछ लेता है आपको कि जो एससीआर होता है वो किन दो युक्तियों की तरह होता है? एससीआर होता है किन दो युक्तियों की तरह होता है? तो देखो एससीआर किन दो युक्तियों की तरह होता है? एक तो डायोड की तरह और दूसरा होता है बीजीटी की तरह। किसकी तरह होता है? एक तो बीजीटी की तरह और दूसरा किसकी तरह होता है? डायोड की तरह, ठीक है ना। फिर देखो इसके चलते उपयोग। उपयोग में देखो इसका उपयोग क्या होता है? एसी व डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल में। स्पीड नियंत्रण में किसका उपयोग किया जाता है? एसी डीसी। एसी डीसी जो मोटर होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, जो ड्राइव लगते हैं, ठीक है। फिर क्या जाता है? लॉजिक सर्किट में। लॉजिक सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है।
डिजिटल सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और रेक्टिफिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका सिंगल फेज प्रोटेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिंगल फेजिंग जो अपनी 3 फेज जो मोटरें थी उसमें होता है ये तो सिंगल फेज प्रोटेक्शन होता है ना। आपको तो एक दोष क्या हो जाता है, एक मतलब एक फेज निकलता है तो कौन सा दोष होता है, सिंगल फेज। ठीक है ना, दूसरे सिंगल फेज डोसिंग के नाम से जाना जाता है। तो उसमें जो आपके पैनल बोर्ड होते हैं, पैनल बोर्ड में जो ड्राइव होती है उसमें प्रयोग किया जाता है कि उससे बोला जाता है सिंगल फेज प्रोटेक्शन के रूप में। ठीक है ना, सिंगल फेज इसे प्रोटेक्शन। ठीक है, और देखो और किस में प्रयोग किया जाता है कि डीसी अपनी जो इन्वर्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। डीसी सप्लाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो पल्स होती है, पल्स वाले सर्किट इसमें प्रयोग किया जाता है। इनके बहुत मतलब एससीआर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, और भी बहुत उपयोग है। तो आपको ये उपयोग है वो याद रखने हैं। ठीक है ना, एसीडीसी मोटर स्पीड कंट्रोल में, लॉजिक सर्किट में, डिजिटल सर्किट में, रेक्टिफिकेशन में, सिंगल फेज प्रोटेक्शन इन्वर्टर के रूप में और डीसी सप्लाई के रूप में और पल्स सर्किट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आज हमने पढ़ी थी इसकी एससीआर की कार्यप्रणाली और उसकी उपयोग और उसको ट्रिगरिंग किससे करा सकते हैं, उसको बंद किससे कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन और जो कम्यूटेशन और इसका हमने ट्रिगरिंग पढ़ी थी। ट्रिगरिंग का मतलब होता है एससीआर ऑन अवस्था में होता है और कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो आपका एससीआर है वो बंद अवस्था में। तो हम एक ट्रांजिस्टर को बंद कैसे कर सकते हैं, इसको या तो उसको लोड की धारा कंट्रोल करके या इसको लाइन कंट्रोल करके, दो अवस्था से। और ऑन कैसे कर सकते हैं, गेट के द्वारा, लाइट के द्वारा और वोल्टेज में कंट्रोल होता है। वो वोल्टेज हमने बढ़ाई थी, जैसे अब ये अवस्था तो हमने प्रयोग कर रहे थे, जैसे जैसे तो वोल्टेज बढ़ा रहे थे, एक ऐसी वोल्टेज आई जिसके ऊपर उसका एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया और उसके अंदर एससीआर के अंदर क्या होने लगा था, एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब Z2 के अंदर धारा फ्लो, जो Z2 का था जो अक्षय पर उसकी टूट चुकी थी उसमें धारा फ्लो हो जाएगा। जब तक Z2 के अंदर धारा फ्लो नहीं होगी, Z2 का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक एक एससीआर में आपका क्या नहीं हो गया, करंट फ्लो नहीं होगा। ये नहीं कि आपने एनोड और कैथोड को मतलब एनोड का जो पॉजिटिव है, जो पी अर्धखंड है उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दोगे और जो एन है उसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दोगे तो उसके अंदर सप्लाई प्रारंभ नहीं होगी। जब तक गेट के अंदर से जो Z2 है, जो Z2 रिवर्स वाइस में काम कर रहा है उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक उसमें ब्रेकडाउन उसमें धारा फ्लो नहीं होगी। या उसको बोल सकते हैं उसमें से गेट में से धारा फ्लो नहीं होगी, गेट में तब तक उसके अंदर फ्लो नहीं होगी। हाँ, एक जो एससीआर है उसको में अगर आपको नियंत्रित करना है तो उसको गेट के करंट को नियंत्रित करके भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी बात आपको याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।